नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। भोपाल से खबर है, कांग्रेस प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी हुई है। 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। एक सीट पर उम्मीदवार बदला गया है। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू की जगह कमल पटेल प्रत्याशी होंगे। मुरैना से राकेश मवई, मेहगांव से हेमंत कटारे को टिकट मिला है। बड़ा मलहरा से राम सिया भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बदनावर से कमल पटेल अब उम्मीदवार होंगे। चेहरा बदला गया है। पहले अभिषेक सिंह टिंकू को टिकट दिया गया था, लेकिन अब चेहरा बदला है। राकेश मवई मुरैना से, मेहगांव से हेमंत कटारे, ये वो नाम जो कांग्रेस ने आज ऐलान किए हैं प्रत्याशी के तौर पर। बड़ा मलहरा से राम सिया भारती। और आपको बता दें कि इन नाम के साथ ही अब वो सीटें जिन पर कांग्रेस फंसी हुई थी, या कहा जाए कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही थी कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, वो अब साफ हो गया है। एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। हरीश जी, 2 सवाल हैं। पहला यह है कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटे गए थे, तो फिर बड़ा मलहरा में क्यों चेहरा चेंज किया गया? और आपको यह भी बता दें कि मेहगांव से हेमंत कटारे को जो टिकट मिला है, क्या यह माना जाए कि गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह के दबाव में कमलनाथ ने राकेश चौधरी को टिकट नहीं दिया है? देखिए, पहला सवाल तो बदनावर से उम्मीदवार बदला गया है। बदनावर अभिषेक टिंकू को टिकट दिया गया था। कोई बात नहीं, बदनावर में टिकट बदला गया है और बदनावर में अभिषेक टिंकू को टिकट दिया गया था। और ये बात सही है, सर्वे के आधार पे एक टिकट जो बांटे हैं कांग्रेस, सर्वे के आधार बांटे हैं। लेकिन ये टिकट नाम सामने आने के बाद पूरी कांग्रेस एक तरह से खिलाफ हो गई थी। कांग्रेस का पदाधिकारी से लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता तक इस बात को लेकर नाराज था कि उनका कहना था कि युवक कांग्रेस का लड़का है और चुनाव नहीं जीत पाएगा। और उधर भाजपा इस बात को लेकर खुश थी कि एक तरफा माहौल हो गया, राजवर्धन दत्ती गांव अब आराम से चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस के विरोध के बाद लगातार कई बैठकें हुई और फिर यह बताया गया अगर यदि कमल पटेल को यहां से टिकट दिया जाता है, माफ कीजिएगा, तो उसके बाद यहां स्थिति कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी और प्रत्याशी को जिता सकती है। जब पूरे सर्वे देखे गए, सर्वे में दूसरे नंबर पर नाम उनका आ रहा था, पटेल का। इसके बाद पूरी स्थिति साफ हुई। उसके बाद ये चर्चा हुई कि यदि कमलनाथ ने वहां के पदाधिकारी बात की, यदि पटेल को टिकट देते हैं तो क्या वो जिताने की गारंटी लेते हैं। तो वहां की कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एकजुट होकर कहा कि हम जिताने की गारंटी लेते हैं। और सर्वे में दूसरा नंबर पर नाम होने के कारण वहां टिकट उनका नाम बदला गया। दरअसल पहला नाम बदला गया है भारी दबाव की बात, जबकि अन्य सीटों पर भी दबाव आ रहे हैं। लेकिन बदनावर में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी, यदि कांग्रेस वहां साथ नहीं देती है तो मुश्किल हो जाता वहां कांग्रेस का जमानत बचाना भी, ऐसा बताया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि यदि अभिषेक टिंकू लड़ाते तो यहां जमानत बचाना तक मुश्किल हो जाता है। यही वजह टिकट बदला गया है। और अब कांग्रेस का कहना है कि हम वहां फतेह हासिल करेंगे। और इस पूरे मामले में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई, मैदानी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई। जब पूरा मामला बातचीत होने के बाद निष्कर्ष निकल के आया कि अभिषेक टिंकू नहीं जीत सकते, तब जाके टिकट बदला गया। लेकिन उसके पहले अभिषेक टिंकू से बात की गई, अभिषेक टिंकू ने भी इस बात पर सहमति दी, उसके बाद टिकट बदला गया। बिल्कुल, ये तो हो गई अभिषेक टिंकू की बात, जिनके नाम पर जो पहले मोहर लगी थी अब बदल दिया गया। लेकिन मेहगांव का जी दूसरा आपका मेहगांव का सवाल था। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से राकेश चौधरी वहाँ के सशक्त प्रत्याशी थे और ये माना जा रहा था कि राकेश चौधरी ही मेहगांव से जीत सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्वे आ रहे, सर्वे में ये बात सामने आई थी कि ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाया जाए। तो पहले नंबर पर राकेश चौधरी का नाम था, दूसरे नंबर पे भाजपा के पूर्व विधायक जिनका राकेश शुक्ला का नाम जो माना जा रहा था कि ज्वाइन करेंगे, ऐसा चर्चाओं में था। और तीसरे नंबर हेमंत कटारे का नाम था। लेकिन जिस तरह से वीटो पावर दिग्विजय सिंह जी ने, अजय सिंह राहुल भैया ने और डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाया, और यही कहा, साफ तौर पे कहा यदि राकेश चौधरी को वहां टिकट दिया जाता तो ठाकुर लॉबी नाराज हो जाएगी। और दिग्गज नेताओं ने भी अपनी काम ना करने की कहीं ना कहीं नाराजगी जताई। उसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठकें की और राकेश चौधरी से बात की। उसके बाद अंत समय तक खींचतान चलती रही और ये माना जाता रहा कि राकेश चौधरी को टिकट मिलेगा। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के अड़ जाने के बाद से, चूंकि वहां सीट पर ठाकुर बाहुल्य और ब्राह्मण बाहुल्य मतदाता हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण मतदाता आता है और ठाकुर नेता ही, यहाँ दिग्विजय सिंह
और अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह का नारा जो है कांग्रेस के, तो निश्चित तौर से जो ठाकुर मतदाता हैं वर्ग के, ठाकुर वर्ग के, तो वो भी प्रभावित नहीं कर पाई कांग्रेस उनको। इन सबको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल। और हरीश जी, अब देखना यही होगा कि अब टिकट मान मनोबल और साधने की दिशा में बैलेंस करते हुए दिए गए हैं। कांग्रेस यही सोचकर चल रही है, जनता क्या सोच रही है ये 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के एक और मंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुंगावली के पूर्व विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री बृजेंद्र यादव पर मतदाताओं को साड़ी बांटने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें मंत्री बृजेंद्र यादव मतदाताओं को साड़ी बांटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ में कांग्रेस ने लिखा कि कोई नोट, कोई कलश, कोई साड़ी बांट रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। साथ ही आरोप लगाया है कि डील के करोड़ों रुपए बाहर आ रहे हैं। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साड़ी बांटने के वायरल वीडियो पर बृजेंद्र सिंह यादव ने सफाई दी है। उन्होंने इस वीडियो को आचार संहिता से पहले जैन समाज के कार्यक्रम का बताया है। वहीं बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा सिर्फ आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये जैन समाज ने कार्यक्रम रखा था आशा उषा कार्यकर्ताओं के सम्मान में कि जो कोरोना काल में इन लोगों ने दिन रात मेहनत की, उसके सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम रखा था। जैन समाज के लोगों ने वहाँ पर मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया था और उन लोगों के द्वारा जो भी महिलाओं के लिए सम्मान में साड़ी जो भी उन्होंने दिया उपहार में, तो मेरे द्वारा बंटवा दिया गया। तो मैंने 2 चुनाव लड़े, मैं सब जानता हूँ आचार संहिता में क्या किया जाता और एक नेता क्या करता। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। कहीं तो बाबा को पकड़ लाते हैं, कहूँ वीडियो वायरल कर देते हैं साड़ियों का। अभी तो और भी बहुत सारी वीडियो ऐसी आएंगी, ऐसे मुद्दे आएंगे, क्योंकि इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये फालतू की अफवाह उड़ा रहे, फालतू की मुद्दा डाल रहे। खबर भोपाल से है। कांग्रेस ने मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की चुनाव आयोग में शिकायत की है। साड़ियां बांटने वाले मामले की चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है। मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को मंत्री पद से भी हटाने की मांग की गई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को भी तत्काल हटाने की मांग की गई है। इंदौर की सांवेर सीट में हजारों वोटर्स बढ़ने की भी जांच की मांग कांग्रेस ने की है। एमपी उपचुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस बीजेपी कई वादे कर रही है। कांग्रेस वचन पत्र तो बीजेपी संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस उपचुनाव वाली 28 सीटों के लिए अलग अलग वचन पत्र तैयार कर चुकी है, जिसमें राज्य स्तर से भी बड़ी घोषणाएं हैं। तो वहीं बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लाने की तैयारी में है, जिसके लिए सभी मंत्रियों से बीजेपी ने सुझाव मांगे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान, युवा और रोजगार पर फोकस रहेगा। बीजेपी 4000 रुपए की किसान कल्याण निधि को कर्ज माफी के काट के तौर पर जनता के सामने रखेगी। अब जनता फैसला करेगी कि उसे कांग्रेस के वचन पत्र पर भरोसा करना है या फिर बीजेपी के संकल्प पत्र पर। ये उपचुनाव प्रदेश की स्थायी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही दल वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी संकल्प पत्र ला रही है। ये हमारा वचन पत्र जो संकल्प है केवल कांग्रेस की नकल कर रही है, इससे कुछ नहीं होगा। 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। ये थोथा पत्र लाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, जनता इनके सारे उन चीज़ों को समझ चुकी है कि आपने जो वचन पत्र लाए थे, आपने जनता का एक वादा पूरा नहीं किया। उसी का परिणाम ये था कि इतने लोग कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है।
बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जल्द ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाएंगे, जो उपचुनाव वाले क्षेत्र में जाकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी में नाराजगी को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में नाराजगी नहीं है, लोग अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनमें नाराजगी है। 12 तारीख को सभी रथों को मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी सहित सभी वरिष्ठ नेता रवाना करेंगे। सभी 28 विधानसभाओं में वीडियो रथ जाएंगे। उसके माध्यम से जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो हम लोग वीडियो रथ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात लोग रखते हैं। बात रखने का मतलब ये नहीं होता कि नाराज हो। कोई विषय अगर हमारे ध्यान में है और वो विषय हम अध्यक्ष जी या मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, तो इसका मतलब नाराज होना नहीं है। परिवार में अपनी बात सभी लोग कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के नाते लोग अपनी बात कहते हैं, नाराज कोई नहीं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान कई जनप्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रही हैं। सुवासरा विधानसभा सीट पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां मंत्री हरदीप सिंह डंग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। गोरधनपुरा गांव में जनसंपर्क के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस समय अधिकतर समर्थकों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया और न ही उन्होंने मास्क लगाया। मंत्री महोदय खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बाकायदा लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आए। तो चुनाव का समय है, जनसंपर्क भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप देखिए किस तरह से मंत्री हरदीप सिंह डंग लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और खासतौर से हाथ ना मिलाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी नियम है जिसका पालन करना जरूरी है। आप देखिए कि नियम तो बने, लेकिन नियम बनाने वाले ही नियम का पालन नहीं कर रहे। बड़ी संख्या में लोग थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे, बच्चे भी इस दौरान मौजूद थे। लेकिन समझना ये जरूरी भी है कि कोविड का खतरा बिल्कुल टला नहीं है, इसे ध्यान कौन रखेगा। धार के बदनावर से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को प्रचार के दौरान विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल आदिवासी गांव गुल्लीपाड़ा में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री दत्तीगांव का भी काफिला उनके सामने आ गया, जिसके बाद ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी की। प्रचार के दौरान मंत्री दत्तीगांव का विरोध, बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने आए, समर्थक आमने सामने आए, तो फिर नारे लगने भी शुरू हो गए। खासगी ट्रस्ट को लेकर आए हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले के बाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम शिवराज ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की ईओडब्ल्यू से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। ईओडब्ल्यू जांच करेगी तो ट्रस्ट की संपत्तियां कहां और कैसे अवैध तरीके से बेची गई, उन पर कहां-कहां अवैध निर्माण हुआ। बैठक में सीएम शिवराज ने साफ किया कि सरकार ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने की हर संभव कोशिश करेगी और संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उसे हटाकर प्रॉपर्टी को वापस उसके मूल स्वरूप में लाया जाएगा। इसके साथ ही खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए पुलिस स्क्वाड और रेवेन्यू की एक टीम का भी गठन किया जाएगा। पूरे देश में खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं, जिनमें 138 मंदिर हैं, 18 धर्मशालाएं हैं, 34 घाट हैं, 12 छतरियां हैं, 24 बगीचे हैं और कुंड भी शामिल हैं। ये संपत्तियां एमपी के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हिस्सों में भी है।
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि खासगी ट्रस्ट की सभी संपत्तियों को सरकार पुरानी स्थिति में लाए। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की ईओडब्ल्यू जांच के बहाने कांग्रेस ने अब सिंधिया परिवार से जुड़े हुए ट्रस्टों पर भी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मांग की है कि सरकार ने जिस तेजी से खासगी ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की ईओडब्ल्यू से जांच कराने का आदेश दिया है, उतनी ही तेजी से सिंधिया ट्रस्ट के अवैध कब्जों की भी जांच कराई जाए। के मिश्रा ने कहा कि साल भर पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता सिंधिया को भूमाफिया कहते थे। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन तक किए थे। अब सरकार को सिंधिया परिवार से जुड़े ट्रस्टों की जांच करवानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंधिया परिवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। उन सभी बेची हुई संपत्तियों को, अनाधिकृत निर्माण को और किराया वसूली के उपक्रम को सरकार अपने कब्जों में ले। देव स्थल और समाधियां जो बेच दी गई हैं उनकी रजिस्ट्रियां रद्द करें और दोषियों को दंडित करें या कार्रवाई होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू ने 100 करोड़ रुपए के यंत्रीकरण घोटाले की जांच शुरू कर दी है। किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले कृषि उपकरणों में घोटाले का मामला सामने आया था। इसके बाद ईओडब्ल्यू को इसकी जांच सौंपी गई थी। इस जांच को लेकर उद्यानिकी विभाग से ईओडब्ल्यू ने जानकारी मांगी है कि साल 2017-18, 2019-20 में आदिवासी बाहुल्य जिलों में किसानों को दिए अनुदान की मांगी पूरी जानकारी। और एमपी सरकार ने साल 2011-12 में यंत्रीकरण योजना भी शुरू की थी, जिसमें ये घोटाला सामने आया था। भोपाल से खबर है, 12 साल के मासूम से रेप और हत्या के मामले में जांच करेगी सीबीआई। 30 अप्रैल 2019 को मनु आभान टेकरी पर हुई थी रेप की वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मामला उलझा। सवालों में पुलिस और मासूम से रेप और हत्या का यह मामला। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। बड़ी खबर, 30 अप्रैल 2019 को मनु आभान टेकरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए ये मामला उलझा है। और अब कहा जा रहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी ताकि मामला स्पष्ट हो सके। बड़ी खबर, 30 अप्रैल 2019 को 12 साल की एक बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले की जांच में आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 2 आरोपियों का डीएनए टेस्ट हुआ था और डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब नेगेटिव रिपोर्ट आने से मामला और उलझा है। सवालों में पुलिस भी है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यदि उनकी रिपोर्ट डीएनए की नेगेटिव आई है तो फिर असली आरोपी कौन है। मासूम से रेप और हत्या का यह पूरा मामला, अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। हरीश जी, इस मामले में अब सीबीआई जांच करेगी, पुलिस कैसे उलझ गई? देखिए, इस पूरे मामले में 1.25 साल पुराना मामला है। जब दुष्कर्म हुआ था तो बड़ा हंगामा हुआ। 12 साल की बिटिया थी, उसके बाद दुष्कर्म हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। पूरे मामले की जांच की गई तो उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया और जेल भेजा गया। लेकिन जो 2 आरोपियों के परिजनों का कहना था कि उन्हें गलत सजाया गया है। इसके बाद डीएनए रिपोर्ट कराई गई। डीएनए रिपोर्ट में भोपाल पे जांच हुई, नेगेटिव आई। सागर जांच कराई गई, नेगेटिव आई। इसके बाद हैदराबाद आ गया तो हैदराबाद ने लिख के दे दिया कि उनके जुरिडिक्शन में मध्य प्रदेश नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगी तो जांच करेंगे। इसके बाद पूरा मामला दिल्ली फॉरेंसिक लैब को भेजा गया। वहाँ आरोपियों को डीएनए टेस्ट कराया गया तो दिल्ली के टेस्ट में भी नेगेटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद से पूरा मामला उलझ गया। जहाँ परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत फंसाया है, कोएफिजा थाने का मामला था, वहीं जो मृतका की मां है वो इस बात पे सवाल उठा रही है कि पुलिस जो है उनके आरोपियों को ढूंढ नहीं पा रही। यदि ये आरोपी नहीं है तो उनकी बेटी को किसने दुष्कर्म किया, बेटी के साथ किसने उसके बेटी की हत्या की, उस पूरे मामले की जांच की जाए। सरकार से सवाल उठ रहे थे, पुलिस से सवाल उठ रहे, 1.25 साल हो गए और आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही है। अंततः पूरे मामले में सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय सरकार ने लिया है और आज गृह विभाग ने सीबीआई को पत्र सौंप दिया है और पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने पर सख्त है। डीजीपी को पत्र लिखकर पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। बाल संरक्षण आयोग ने ऐसे मामलों की जानकारी जुटाई है जिनमें पहचान उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए पीड़ित का नाम, पिता, घटनास्थल, संस्थान, उसके परिजनों की पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है और साथ ही इसके रोकथाम के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। किसी तरह भी आइडेंटिटी विक्टिम की नहीं उजागर कर सकते नाबालिग पीड़िता की, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है। इस पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई चाहते हैं और इसलिए हम चाह रहे हैं डीजीपी महोदय को पत्र लिखकर कि इसको लेकर एक अभियान चलाया जाए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें साइबर एक्ट भी लग सकता है, इस पर मामला दर्ज हो सकता है। इस तरीके की चीजों पर दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। सिवनी में मातृशक्ति संगठन ने मातृशक्ति यूथ विंग समर्पण के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए रोको टोको एक मास्क अनेक जिंदगी जैसे अभियान चलाए, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले चौराहों पर बिना मास्क के घूमते लोगों को कोरोना वायरस का रूप धारण कर अनोखे ढंग से समझाया जा रहा है। संगठन ने नगर के बाहुबली चौक, कचहरी चौक जैसी जगहों पर नारे, गीत और नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके।